गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार शुरू किया था, जिसमें वर्ण और वर्णमाला तथा स्वर तक पढ़ा था। आइए आज हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण निर्बाध नहीं होता, अपितु इनका उच्चारण करते समय श्वास मुख में कंठ, तालु आदि स्थानों में रुककर निकलती है, जिससे मुख से निकलने वाली वायु में बाधा पहुंचती है। वर्तमान में हिंदी में कुल 39 व्यंजन है। इनमें संयुक्त व्यंजन एवं अन्य वर्ण भी शामिल है। ये इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और अन्य व्यंजन। तो इस प्रकार से हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। व्यंजनों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और उत्क्षिप्त व्यंजन। आइए हम समझते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। क से लेकर म तक के व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 है। क से लेकर म तक के व्यंजनों के 5 वर्ग है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण जो है उसी के अनुसार इसके वर्गों को हम कहते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग से नहीं टकराती। इनका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 है: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊष्मा मुख से निकलती है, यानी थोड़ी गर्माहट, किंतु मुख का कोई भी भाग अन्य भागों से स्पर्श नहीं करता, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं: तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। उत्क्षिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पीछे की ओर जाकर झटके से आगे गिर जाती है उन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये 2 है, अड़ और ढ। आप इसको याद करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजन भेद। प्राणत्व के अनुसार व्यंजनों के निम्नलिखित 2 भेद है: अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण के में कम प्राण वायु निकले और कम प्रयत्न करना पड़े उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। दूसरा है महाप्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अधिक प्राण वायु की आवश्यकता पड़ती है एवं अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और श्वास वायु तीव्र गति से बाहर निकलती है और ह की ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसा कि अब आगे इस तालिका में देख सकते हैं कि हिंदी के अल्प प्राण तथा महाप्राणों का वर्गीकरण है। अल्प प्राण में आप देखेंगे क वर्ग में क, ग और अंग, च वर्ग में च, ज, इया, ट वर्ग में त वर्ग, प वर्ग और अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण में आप देखेंगे कि क वर्ग में ख, घ, च वर्ग में छ, झ। रोमन लिपि में लिखने पर जिन वर्णों के साथ एच लगे हुए महाप्राण वर्ण होते हैं, जैसे के एच ख, जी एच घ, पी एच फ, बी एच भ आदि। आइए हम आगे समझते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। फेफड़ों से निकलकर मुख और नासिका में आने वाली वायु के सहारे ही ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। जिह्वा यानी जीभ, कंठ, स्वर यंत्र, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नाक, ये उच्चारण में सहायता करते हैं। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख सकते हैं, तालव्य कहाँ है, दंत्य कहाँ है, मूर्धन्य, दंतोष्ठ है, ओष्ठ, कंठोष्ठ है, कंठ है और कंठोष्ठ है। इस चित्र में आप ध्यान से देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे वर्ण भी लिखे हुए हैं और वर्णों के ये उच्चारण स्थान है।
बोलते समय फेफड़ों से निकलकर वायु श्वास नलिका से होती हुई बाहर की ओर आती है। उस समय जहाँ सांस को रोका जाता है वह स्थान संबद्ध ध्वनि का उच्चारण स्थान कहलाता है और इन उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्णों को 9 वर्गों में रखा गया है। आप इस चित्र को देख के इसे आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखेंगे, वर्ण वर्ग है, उच्चारण स्थान है और ये वर्ण है। कंठ यानी कंठ, गला, तालव्य यानी तालु, मूर्धन यानी मूर्धा मुख के ऊपर की छत को कहते हैं। दंत यानी दांतों पर जीभ के लगने से वर्णों का जो उच्चारण होता है। आगे देखिए, ओष्ठ यानी दोनों होठों की सहायता से। कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु की सहायता। कंठोष्ठ यानी कंठ और होठ। दंतोष्ठ यानी निचले होठों के साथ दांतों के मिलने से। नासिक के यानी मुख और नासिका। आप घर में इसे बोलने की कोशिश करके आप इसकी कोशिश कर सकते हैं और समझ सकते हैं बोलकर। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के भेद। पहला, अघोष। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, इन्हें हम अघोष कहते हैं। सघोष। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। स्वर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण, ह एवं अड़ और ढ। आप भी इसे बोलकर उच्चारण करते समय गले पे हाथ रख के इसका अनुभव कर सकते हैं। आगे है संयुक्ताक्षर। दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे क प्लस त, द प्लस ध, त प्लस य, द प्लस य। शब्द इनसे बने भक्त, शुद्ध, सत्य, द्वारा, विद्या, चिन्ह। यानी दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कुछ अन्य ध्वनियाँ। उर्दू फारसी शब्दों के शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से क, ख, ग, ज, फ ऐसे कुछ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर, जैसे क, ख, ग, ज, फ लिखने का भी प्रचलन है। इनमें फ का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ तथा क, ख, ग का उच्चारण जिह्वा यानी गले से थोड़ा नीचे है। आजकल केवल ज तथा फ ध्वनियों का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी में अड़ तथा ढ ध्वनियाँ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दोनों ड और ढ से भिन्न है। जैसे ढाल, ढकना, ढोलक की ध्वनि ढ की ध्वनि, बूढ़ा, पढ़ाई, बढ़ई अढ़ की ध्वनि से भिन्न है। इसी प्रकार डमरू, डलिया, डरना की ड की ध्वनि, गाड़ी, लड़ाई, घोड़ा की अड़ की ध्वनि से सर्वथा भिन्न है। आगे समझते हैं वर्ण संयोग। जब किसी व्यंजन में स्वर मिलता है तो उसे व्यंजन और स्वर का संयोग कहा जाता है। व्यंजन और व्यंजन का संयोग। व्यंजन और व्यंजन के मेल से संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं। व्यंजन को व्यंजन से मिलाने के भी कुछ नियम होते हैं। ध्यान से नियमों को आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा होती है उसे पाई भी कहते हैं। पाई वाले व्यंजन है ख, ग, घ, च, छ, झ, मूर्धन्य न, त, थ, द, ध, न, प। ये सारे पाई वाले व्यंजन हैं। इन व्यंजनों को जब किसी आगे वाले व्यंजन से मिलाते हैं तो इनकी पाई यानी खड़ी रेखा हटा दी जाती है। जैसे ज प्लस य, ज, राज्य। दूसरा है बिना पाई वाले व्यंजन, यानी जिसमें खड़ी रेखा नहीं होती है। तो आप उन व्यंजनों को ध्यान से देखेंगे कि उसमें पाई नहीं लगी हुई है। ये जब किसी अन्य व्यंजन से मिलते हैं तो पहले व्यंजन में हलंत चिन्ह लगाकर दूसरा व्यंजन पूरा लिख देते हैं। जैसे द प्लस व द्वारा, द प्लस व अद्भुत। क और फ का निम्न रूप बन जाता है। क प्लस ल शक्ल, फ प्लस त मुफ्त। श, त्र, ज्ञ और श्र भी संयुक्त व्यंजन है जिनमें दो दो वर्णों का मेल हुआ है। जैसे क प्लस मूर्धन्य श, श, त प्लस र त्र, ज प्लस इ ज्ञ, श प्लस र श्र। आगे ध्यान देंगे।
व्यंजनों में र सबसे अलग वर्ण है। र के संयोग की सबसे अधिक अशुद्धियां होती हैं। तो ध्यान रखेंगे कि र का संयोग वर्णों के साथ कैसे होता है। जब र स्वर रहित यानी जब र बिना स्वर के हो तो वह अपने से आगे वाले वर्ण के सिर पर लगता है, इसे हम रेफ कहते हैं। र प्लस य आर्य यानी जब भी बिना स्वर के होगा तो ये अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगेगा, जिसे हम रेफ कहते हैं। और र से पहले कोई स्वर रहित अगर व्यंजन हो, र से पहले कोई ऐसा व्यंजन हो जो स्वर के बिना हो, तो यह उसके पैरों में लगता है, जैसे प प्लस र प्रकाश। ट और ड के साथ र का संयोग होने पर र उनके नीचे अंग्रेजी के उल्टे वी के रूप में लगता है, जैसे ट प्लस र ट्रक ट्रेन, ड प्लस र ड्रामा ड्रम। एक और आप ध्यान रखेंगे कि द्य तथा ध में अंतर है। द्य तथा ध में भ्रम ना हो। जनरली स्पेलिंग्स लिखने में विद्यालय को विद्यालय लिख देते हैं, नहीं, वहाँ पे द्य है और ध है, दोनों में अंतर है। ये द्य को द्य के रूप में ही लिखा जाना चाहिए, उसको ध नहीं लिखना चाहिए। द्वितीय व्यंजन, जब कोई व्यंजन अपने समरूप व्यंजन से मिलता है, यानी अपने ही जैसे व्यंजन से सेम व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं, जैसे क प्लस क, ड प्लस ड, ट प्लस ट, त प्लस त। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्णों को द्वितीय नहीं होता, केवल संयोग होता है। वर्ण विच्छेद, किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, प प्लस छोटा उ, स प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस आ, यानी इस शब्द में जो स्वर हैं और व्यंजन है उनको अलग करना। यहाँ व्यंजन है तो स्वरों की मात्राएं लगी है, उनको अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। बलाघात, निम्नलिखित शब्दों का आप उच्चारण करके देखिएगा। राम, कमल, सरकार, इनके उच्चारण से स्पष्ट है कि किसी भी शब्द के सभी अक्षर समान बल से नहीं बोले जाते हैं। किसी अक्षर पर कम बल देते हैं तथा किसी पर अधिक। ऊपर लिखे शब्दों में रंगीन अक्षरों पर अधिक बल दिया गया। अब निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण आप कीजिए। सत्य, अग्नि, भक्त। इनके उच्चारण से भली भांति अनुभव किया जा सकता है कि संयुक्त वर्ण से पहले के अक्षर को बोलने में आवाज जरा ऊंची होती है। बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे हम बलाघात कहते हैं। बलाघात दो प्रकार का होता है, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। शब्द बलाघात में बोलते समय किसी अक्षर पर बल दिया जाता है तो उसे हम शब्द बलाघात कहते हैं। जैसे किराया, लिखवाना। किराया में क पर तथा लिखवाना में वा पर बलाघात है। दूसरा होता है वाक्य बलाघात। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण पर जोर दिया जाता है तो उसे हम वाक्य बलाघात कहते हैं। जैसे उसने राम को घोड़ा दिया। यदि इसको सामान्य रूप से पढ़े तो वाक्य अत्यंत साधारण है, परंतु अब निम्नलिखित वाक्य के रंगीन शब्दों पर आप बारी बारी से जोर देकर उच्चारण करके देखेंगे कैसे परिवर्तन होता है। उसने राम को घोड़ा दिया, यानी उसने दिया, किसी अन्य ने नहीं दिया, इसका अर्थ है। उसने राम को घोड़ा दिया, इसका अर्थ है राम को दिया, किसी और को नहीं। उसने राम को घोड़ा दिया, घोड़ा दिया, कुछ और नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग शब्दों पर जोर देने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। चलिए हम आगे समझते हैं संगम। उच्चारण करते समय यह भी ध्यान रखना होता है कि विभिन्न शब्दों यानी पदों की क्या सीमाएं हैं, इसी को हम संगम कहते हैं। संगम से यह निश्चित होता है कि किन शब्दों को एक प्रवाह में एक साथ पढ़ना है तथा किन शब्दों में बीच में हल्का सा विराम लगाना है। इसी विराम का नाम संगम है। इन उदाहरणों को आप देखिए और वाक्यों के अंतर को समझिए। आओ, उससे मिल आते हैं। आओ, हम तुम्हें उससे मिलाते हैं। अब देखेंगे दोनों में ही अंतर है। अरे अब तो बाहर निकल आ, वह बहुत देर में घर से निकला। चारों ओर घास उग आई, मैंने चारों ओर घास उगाई। आप इन रंगीन शब्दों को पढ़ के इनके अंतर को समझ सकते हैं। तुम्हारे मन का भाव मैं नहीं समझ पाया, मेरी माला का मन का खो गया।
अशुद्धि शोधन, हम जो कुछ मुंह से बोलते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं और सार्थक ध्वनियों को उच्चारण को ही भाषा का नाम दिया गया है। वर्णों को हम जिस प्रकार बोलते हैं वह उच्चारण है और भाषा में उच्चारण का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण के कारण ही लेखन में भी अनेक अशुद्धियाँ हो जाती है। आप अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 पे कुछ शब्द दिए हैं जिनके शुद्ध रूप को आप पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।